स्टूडेंट, वीडियो देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो आप वीडियोस को लाइक किया कीजिए प्लीज़। जितने लोग देख रहे हैं सारे लोग लाइक कीजिए और नीचे कमेंट्स जरूर कीजिए कि कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है और कैसा होना चाहिए पोयम और कैसी इस पे क्लासेस इस चैनल पे आनी चाहिए। जो भी आपके अंदर आता है उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और ये हमारा रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए कि उन्हें लगे कि हाँ भाई आखिर कैसे किसी कविता को या किसी भी चीज़ को सिलेबस को 11th-12th को पढ़ा जा सकता है। थैंक यू सो मच। आइए क्लास को शुरू करें। स्वागत है आप सभी का गेटवे ऑफ सक्सेस करियर लॉन्चर में। 12th इंग्लिश की क्लास में आज हम लोग जो रेनबो पार्ट 2 हमारा बुक है उस रेनबो पार्ट 2 का एक आज हम लोग पोइट्री सेक्शन का एक पोयम करेंगे और उस पोयम का बेटा नाम क्या है, तो उस पोयम का नाम है स्नेक, है ना, स्नेक। इस अद्भुत कविता को लिखा गया है बाय डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, जिनको हम लोग D.H. लॉरेंस के नाम से भी जानते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये D.H. लॉरेंस की पिक्चर है ना। D.H. लॉरेंस ने इस शानदार कविता को लिखा है जिसका नाम है स्नेक। और इनके जीवन काल की यदि बात की जाए तो 1885 में इनका जन्म हुआ है और 1930 में इनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। ये इनका जीवन काल रहा है, ये इनकी जीवन की अवधि रही है। ठीक है, अब कविता को हम लोग शुरू करेंगे। D.H. लॉरेंस ने इस कविता को लिखा है, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। खूबसूरत कविता है, थोड़ी सी लंबी कविता है। तो सबसे पहले हम लोग पोयम को 3 हिस्सों में अलग अलग रख के हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से पहला हिस्सा ये है कि हम लोग इन डेविड हर्बर्ट लॉरेंस के बारे में, इस पोएट के बारे में पूरी जो भी बुक्स में आपको डिटेल्स दी गई हैं इनके बारे में, ऑथर के बारे में उसको जानेंगे। फिर इस पोयम के टाइटल के बारे में जानेंगे और फिर हम लोग पोयम को लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और अंत में इस पोयम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को समझेंगे, इस पोयम के शॉर्ट क्वेश्चंस को समझेंगे और इस पोयम के समरी को भी हम लोग लास्ट में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस पोयम को और देखते हैं सबसे पहले डेविड हर्बर्ट लॉरेंस का जीवन परिचय। ठीक है, कह रहा है बेटा कि डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, जिनका जन्म 1885 में हुआ और मृत्यु कब हुआ, तो 1930 में, 1930 में। कह रहा है कि पोएट, यह एक कवि है, साथ ही साथ नॉवेलिस्ट, एक उपन्यासकार है, शॉर्ट स्टोरी राइटर, लघु कथा लेखक है, एंड एसेइस्ट, निबंधकार है। मतलब हमको लग रहा है कि कोई कला इन्होंने छोड़ा नहीं है। एक कवि भी है, एक नॉवेलिस्ट भी है, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है, एक एसेइस्ट भी है और साथ ही साथ कह रहा है कि ग्रीव अप, ग्रो मतलब बढ़ना, उसी का वर्ब टू लगाया है ग्रीव। तो ग्रीव अप का मतलब बढ़ना, ये सयाने हुए, बड़े हुए। एमिड मतलब बीच में, द स्ट्राइफ किस चीज के बीच में, तालमेल की कमी के बीच में। और वो तालमेल की कमी किसके किसके बीच थी, बिटवीन हिज जेंटिल एंड एजुकेटेड मदर एंड हिज कोर्स माइनर फादर। ये तालमेल की कमी किसके बीच में थी, तो इनकी जेंटिल मतलब इनकी शालीन और एजुकेटेड, इनकी पढ़ी लिखी माँ के बीच में, एंड और हिज कोर्स माइनर फादर, और इनके असभ्य पिता के बीच में। इनके माँ और पिता के बीच में पूरी जिंदगी बहुत ही तालमेल की कमी हुई, घर पे कलह होता रहा, झगड़ा होता रहा। और इस झगड़े के बीच, इस कलह के बीच बड़े हुए, सयाने हुए हमारे पोएट, जिनका नाम है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, जिनका जन्म 1885 में हुआ, जिनकी मृत्यु 1930 में हुई, जो एक पोएट थे, नॉवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और एक निबंधकार, एसेइस्ट भी थे। कह रहा है कि एज अ यूथ, जब ये क्या थे, यूथ थे, जवान थे, मतलब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, 15, 16 या 20 वर्ष की अवस्था हो गई। इन द नॉटिंघमशायर, इनके गांव का नाम क्या था, नॉटिंघमशायर माइनिंग विलेज, जो एक कैसा विलेज था, तो जहाँ पे माइनिंग का काम हो रहा था, जहाँ पे
माइनिंग किया जा रहा था, उस चीज़ का काम हो रहा था। तो कह रहा है कि एज अ यूथ इन द नॉटिंघमशायर माइनिंग विलेज जो है नॉटिंघमशायर का, ऑफ ईस्टवुड जो स्थित है कहाँ पे, ईस्टवुड में, इंग्लैंड में ईस्टवुड में जो स्थित है, वहीं पर D.H. लॉरेंस जो था उनका बचपन बीता। लॉरेंस ने विरोध किया, लॉरेंस ने अपनी गुस्सा दर्ज कराया, है ना, द रफ वेज, उन खराब तरीकों के विरुद्ध, ऑफ हिज ड्रंकन फादर, जो इनके शराबी पिता ने अपना रखा था, उस तरीकों का, उस आचरण का D.H. लॉरेंस ने विरोध किया। एंड एडॉप्टेड, और इन्होंने अपना लिया हिज मदर्स, अपनी माँ की रिफाइंड मतलब सभ्य वैल्यूज, आचरणों को एज हिज ओन, अपने के रूप में। करे कि इन्होंने अपना लिया अपनी जीवन में अपने माँ के, कह रहा है कि रिफाइंड सभ्य मूल्यों को, आचरणों को, और इन्होंने रिजेक्ट कर दिया अपने ड्रंकन शराबी पिता के उन खराब तरीकों को जो वो अपने माँ के साथ, इनके माँ के साथ करता था। लेकिन ये इन्होंने कब किया, जब ये क्या थे बेटा, एज अ यूथ, सिर्फ बच्चे थे या धीरे धीरे बढ़ रहे थे। कह रहे कि हाउएवर, जैसे जैसे एज ही ग्रीव, वह सयाने हुए, इन मैच्योरिटी, और उनमें परिपक्वता आई, धीरे धीरे वो जैसे ही सयाने हुए उनमें परिपक्वता आई, एज अ राइटर, एक लेखक के रूप में। जैसे ही धीरे धीरे वो बड़े हुए, सयाने हुए और उनमें परिपक्वता आई एक लेखक के रूप में, ही रिजेक्टेड, उन्होंने अस्वीकार कर दिया, द जेंटिलिटी, उस शालीनता को, हिज मदर, जो इनकी माँ के पास था, रिप्रेजेंटेड, और इन्होंने रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया, एंड बिगिन टू सी, और देखना शुरू कर दिया, हिज फादर, अपने पिता के अर्थीनस का मतलब क्या, जमीनीपन को, एज अ वर्च्यू, एक सद्गुण के रूप में। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो D.H. लॉरेंस की जिंदगी में आया, बड़ा आप देख सकते हैं। यदि इस स्लाइड को मैं एक बार में जरा सा समअप करूं तो क्या होगा कि D.H. लॉरेंस जो एक पोएट, एक नॉवेलिस्ट, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर और एक एसेइस्ट के रूप में जाने जाते हैं, जिनका जन्म इंग्लैंड के, है ना, जिनका जन्म इंग्लैंड के नॉटिंघमशायर, ईस्टवुड, नॉटिंघमशायर माइनिंग विलेज में हुआ, जो स्थित है ईस्टवुड में। और जब ये छोटे थे, बच्चे थे, तो इन्होंने क्या देखा कि इनके माँ और पिताजी के बीच बराबर कलह होती रहती है, झगड़े होते रहते हैं। और इनके पिताजी जो थे वो एक माइनर थे, एक अनपढ़ और गरीब टाइप के व्यक्ति थे, जो काम करते थे किस चीज़ में, खनिज के खदानों में काम करते थे। और वहाँ से जब वो आते थे तो ड्रंक कर लेते थे, ड्रंक करके इनके माँ के साथ मारपीट करते, गाली गलौज करते। इस चीज़ का D.H. लॉरेंस ने, जब वो यूथ थे तो बड़ा विरोध किया और अपनी माँ के सभ्य आचरणों का उन्होंने बहुत खुले तौर पर सपोर्ट किया। लेकिन जैसे जैसे D.H. लॉरेंस बड़े होते गए एक लेखक के रूप में, और एक लेखक के रूप में उनमें परिपक्वता आती गई, तो D.H. लॉरेंस ने अपनी माँ की जेंटिलिटी और अपने माँ के एजुकेशन को धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया, नकारना शुरू कर दिया। और ये सपोर्ट करना इन्होंने शुरू कर दिया अपने पिता के अर्थीनेस को, जमीनीपन को। मतलब ये कहने लगे कि नहीं, हमारे जो पिता है वो ज़मीन से जुड़े हुई व्यक्ति है, और ये हमारे पिता का ज़मीनीपन है कि ये अपने लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। और इस चीज़ को वो किसके रूप में दिखाने लगे, एक सद्गुण के रूप में दिखाने लगे, एक वर्च्यू के रूप में दिखाने लगे। मतलब D.H. लॉरेंस में एक बहुत बड़ा ये परिवर्तन आ गया। आगे थोड़ा सा और बात जानेंगे इनकी लेखनी के बारे में। कह रहा है कि ही रोट ऑफ, इन्होंने लिखा था, प्रिमिटिव मतलब पुराने चीजों को, एंड नेचुरल बड़े ही प्राकृतिक तरीके से, पैशंस बड़े ही जुनून के साथ, है ना। इन्होंने जो लेखनी की थी, जो कविताएं लिखी, नॉवेल्स लिखे, जो इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी, जो ऐसे लिखा, उसको लिखा था प्रिमिटिव, पुराने तरीके से। लेकिन उस पुराने तरीके में भी इन्होंने कैसे लिखा, नेचुरल पैशंस, पूरा एकदम प्राकृतिक जुनूनियत था उसमें।
और कह रहा है कि ट्राइंग टू शो, और अपने हर लेखनी में इन्होंने कोशिश किया दिखाने को, दर्शाने को, इंस्टिंक्टिव फोर्सेस इन मैन दैट माइट ब्रिंग हैप्पीनेस। ये लाइन इस पूरे कविता का जड़ है। मतलब इन्होंने जो लिखा उसमें ये हमेशा दर्शाने की कोशिश करते रहे कि जो इंस्टिंक्टिव फोर्सेस होती है, इंस्टिंक्टिव फोर्सेस का मतलब कि जो इंसान के अंदर जो फोर्स होता है, जो ताकत होती है इंसान के अंदर, वही जो ताकत है इन अ मैन माइट ब्रिंग हैप्पीनेस, वो इंसान के जीवन में खुशी ला सकता है। मतलब इंसान के जीवन में खुशी बाहरी दिखावेपन से नहीं आएगा, बाहरी आडंबर से नहीं आएगा। इंसान के जीवन में सिर्फ खुशी और हैप्पीनेस आ सकता है जब वो अपनी इंस्टिंक्ट को मानेगा, जब वो अपनी आत्मा की आवाज़ सुनेगा, तभी वो खुश रह सकता है। और शायद यही कारण था कि उन्होंने क्या किया कि अपनी माँ के जेंटलिटी को नकार दिया और अपने पिता के अर्थीनेस को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता होगा कि मेरी माँ जो है वो बाहरी आडंबर के रूप, दिखावे के रूप में रहती है, बाहरी दिखावा करती है, और मेरे पिता जो है वो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति है, वो वही काम को करना पसंद करते हैं जो काम उनकी आत्मा कहता है। तो उस चीज़ को इन्होंने एक सद्गुण के रूप में दिखाना शुरू कर दिया। कह रहा कि इन हिज राइटिंग्स, अपने लेखनी में, ही इमर्ज्ड, वह प्रकट हुए, अपनी लेखनी में वह सामने आए एज द चैंपियन, समर्थन करते हुए ऑफ इंस्टिंक्ट, अंतः प्रेरणा को। यहाँ पर ये लाइन जो है वो सबसे ज़्यादा, ये वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है। इंस्टिंक्ट मतलब अंतः प्रेरणा। वह अपने किसी भी लेख में, वह अपने किसी भी कहानी में, कविता में हमेशा समर्थन करते रहे इंस्टिंक्ट का। अब इंस्टिंक्ट क्या होता है, थोड़ा सा इस पर मैं बात कर लेता हूँ। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसे मन किया मैं बड़े बड़े बाल रखूंगा, अब दुनिया उसे कुछ भी कहे भाई वो बड़े बाल रखेगा। इसके बहुत बड़ी एग्जाम्पल है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आप लोगों ने हेयर स्टाइल देखी होंगी, और बहुत सारे लोगों ने कभी कभी उनकी आलोचना भी की थी, लेकिन वो अपनी इंस्टिंक्ट की सुनते रहे, है ना। मतलब जो आपको मन कर रहा है, जो आपको मन कर रहा है उस चीज़ को करना, बिना दुनिया की परवाह किए हुए, बिना दुनिया की आवाज़ सुने हुए, उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टिंक्ट कहते हैं। तो ये इंस्टिंक्ट का समर्थन करते हुए नजर आए। लेकिन एक चीज़ मैं अपनी ओर से यहाँ पे जरूर ऐड करना चाहूँगा कि हमारे ख्याल से इंस्टिंक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है ना। तो जब भी आप इंस्टिंक्ट की सुने तो आप देखिए कि आपका इंस्टिंक्ट जो है वो सकारात्मक है या नहीं है ना। D.H. लॉरेंस की कहीं कहीं इस बात पे क्रिटिसिज्म, बड़ी शिकायत भी मिलती है कि इन्होंने अपने पिता के अर्थीनेस को वर्च्यू मान लिया। चलिए, इसके पिता अर्थीनेस थे, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, बहुत सही था, लेकिन जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति का तो ये हक नहीं होता कि वो शराब पी के गाली गलौज करे। तो वहाँ पे उनकी इंस्टिंक्ट जो, मान लो कोई किसी का इंस्टिंक्ट करता है कि मैं चोरी कर लूँ, तो क्या वो सही इंस्टिंक्ट हम लोग कहेंगे? नहीं। आपको ये बात का बड़ा ही ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप अपनी इंस्टिंक्ट की सुन रहे हैं तो आप ये प्रयास कीजिए कि जो आपकी अंदर से आवाज़ आ रही है वो अंदर से आवाज़ जो है वो सकारात्मक हो और पॉजिटिव हो। कह रहा है कि हिज इम्पॉर्टेंट, इनके महत्वपूर्ण जो वर्क्स हैं, जो इनके महत्वपूर्ण कार्य हैं, लेखनी है, इंक्लूड, उसमें शामिल है ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स, जिसको इन्होंने 1909 में लिखा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखा द वाइट पीकॉक, जिसको इन्होंने 1911 में लिखा, द ट्रेसपासर 1912 में लिखा, सॉन्स एंड लवर 1913 में लिखा, द रेनबो 1915 में लिखा, प्लम्ड सार्पेंट, इसको इन्होंने 1926 में लिखा, लेडी चैटरलीज लवर, इसको इन्होंने 1926 में लिखा। ये इनके महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम है, लेखनी के नाम है, कार्यों के नाम है, जिसे आपको याद रखना होगा, डेट वाइज पूछ सकता है। कह रहा है कि इन द प्रेजेंट पोएम, जो अभी कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिस कविता का नाम क्या है, स्नेक, लॉरेंस, इसमें लॉरेंस जो है एक्सेल्स, वह सराहना करते हैं द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ। प्रिमिटिव मतलब प्राचीन समय के आचरणों का इसमें वो सराहना करते हुए दिखते हैं। एंड डिनाउंसेस, और वह निंदा करते हैं द सेम्स, उस झूठेपन का, एंड आर्टिफिशियलिटीज, उस बनावटीपन का, ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ, जो हमारे आधुनिक और सभ्य जीवन में है।
हमारे आधुनिक और सभ्य जीवन में जो बनावटीपन है और जो झूठापन है उसको इस कविता में वो किसी माध्यम से निंदा करते हैं, और हमारी जिंदगी में जो हमारा नेचुरलिटी है, जो प्रिमिटिव लाइफ है, उसकी वो इसमें क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो ये था D.H. लॉरेंस के जीवन का परिचय, उनके लेखनी के बारे में, वो कैसे लिखते थे। और सबसे यहाँ पे खास बात आपको याद रखना है, तो D.H. लॉरेंस जो थे अपनी हर लेखनी में इंस्टिंक्ट को मतलब तवज्जो देते या इंस्टिंक्ट को उन्होंने समर्थन किया कि वह व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति दुनिया में तभी खुश रह सकता है जो अपनी इंस्टिंक्ट को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए यहां से शुरू होती है अपनी कविता, है ना, जिस पोयम का नाम क्या है बेटा जी, स्नेक। पोयम का नाम क्या है, स्नेक। तो अब यहां पे बड़ा ही ज्यादा भ्रांति फैला हुआ है। सबसे भ्रांति तो ये फैला हुआ है दर्शकों के बीच में। दर्शकों के बीच में भ्रांति क्या फैली है बेटा, तो दर्शकों के बीच में भ्रांति ये फैली है क्योंकि उन्होंने जो यूट्यूब पे सर्च किया स्नेक, तो इसमें बहुत सारे विशेषज्ञों ने अपने राय दिए हुए हैं। किसी ने कहा है कि लेखक ने इसमें जानवरों के प्रति प्यार दर्शाया है, किसी ने कहा है कुछ, किसी ने कहा है कुछ, लेकिन मुझे लगता है कि तह तक बहुत कम बातें ही कही गई है कि वास्तव में ये कविता स्नेक है क्या, है ना। जरा पहले हम लोग इसके सेंट्रल आइडिया पे बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोयम, इस कविता का आखिर मुख्य विचार क्या है ना। यह कविता जो है इसका नाम है स्नेक, और इस पूरे पोयम में एक स्नेक की चर्चा की गई है, एक सांप की चर्चा की गई है लेखक के द्वारा। लेकिन लेखक ने कभी डायरेक्टली इस स्नेक पे बात नहीं किया है। वो यहाँ पर एक स्नेक को उसने क्या बनाया है, मीडियम बनाया है, एक सोर्स बनाया है, माध्यम बनाया है अपनी ऑडियंस को बात समझाने के लिए। ऑडियंस को अपना बात क्या समझाना चाहता है, लेखक यहाँ पे कहता है, इस पूरे पोयम का जो कंक्लूजन है वो मैं आपको यदि बता रहा हूं, तो लेखक इस पूरे पोयम में ये बताना चाहता है कि देखिए, आप अपनी जिंदगी के छोटे से छोटे कार्यों में भी, अत्यंत नगण्य से नगण्य कार्यों में भी, यदि आप बाहर के किसी भी व्यक्ति का, बाहर के एजुकेशन का, बाहर की बातों का, समाज के दबावों का, समाज के परंपराओं को सुनिएगा, तो आप स्वयं जो है वो पश्चाताप के सागर में डूब जाइएगा। लेकिन हर स्थिति में यदि आप क्या कहिएगा कि अपनी मन की सुनिएगा, अपनी दिल की सुनिएगा, बस अपनी बातों को समझिएगा, तो फिर क्या होगा कि किसी भी स्थिति में जो है वो आप खुशी को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में खुश रह सकते हैं। भले आपसे हजारों लोग दुखी हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हजारों लोग दुखी इस बात से हो गए, इस बात से दुखी नहीं हो कि आपका आचरण खराब है, बल्कि इस बात से दुखी हो गए कि आपने उनके अनुसार कार्य नहीं किया, है ना। आप किसी को दुख अपने आचरण से, व्यवहार से देते हैं तो ये तो गलत बात है। लेकिन आपसे कोई इसलिए दुखी हो जाता है कि उसके मन मुताबिक आप नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। तो इस पूरी कविता में लेखक जो है वो हम लोगों को समझाना चाहता है दो चीज। एक पहली चीज है जिसका लेखक हमेशा से समर्थन करता आया है, और उसको हमने क्या कहा, इंस्टिंक्ट, है ना, अंतः प्रेरणा। और दूसरी चीज यहां पर लेखक ने जो बात किया है वो क्या किया है, एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में। अब देखिए कि बच्चा जब जन्म लेता है और बच्चा छोटा ही रहता है, 2-3 महीने का ही रहता है, तो उस बच्चे के अंदर, 5 महीने के रहते, उस बच्चे के अंदर क्या, इंस्टिंक्ट मौजूद रहता है, लेकिन उस बच्चे के अंदर एजुकेशन में मौजूद नहीं रहता है। एजुकेशन हम लोग बाहर से उसके ब्रेन में डालते हैं, और ये भी हो सकता है कि एजुकेशन डालते समय हम लोगों ने कुछ नकारात्मक बातें भी डाली, समाज की कुछ ऐसी परंपराएं भी उस बच्चे के माइंड में हम लोगों ने डाल दिया जो उस बच्चे के लिए हार्मफुल हो गया। कुछ ऐसी बातें भी उसके अंदर चला गया जो, जैसे बचपन में क्या होता था, आपके दोस्त बोलते थे चलो यहाँ, तो तुम बोले कि चलो यहाँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये एजुकेशन नहीं था, ये डिसाइड करने की पावर नहीं थी कि खराब क्या है और अच्छा क्या है ना। आपके अंदर बस इंस्टिंक्ट था और आपने उस इंस्टिंक्ट को सुना और अपने दोस्त के साथ चल दिए। जब आप छोटे थे तो आपको इससे कोई फर्क नहीं था कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है, मेरा दोस्त बैकवर्ड क्लास का है कि फॉरवर्ड क्लास का है, मेरा दोस्त गोरा है कि सांवला है कि काला है, कोई मतलब नहीं था। क्योंकि ये सारी एजुकेशन आपको बताएगी कि वो फॉरवर्ड है, वो बैकवर्ड है, वो अच्छा है, वो खराब है। लेकिन आपका इंस्टिंक्ट जो अंतः प्रेरणा है वो तो आपको खराब नहीं बता सकता, वो तो आपको ठीक बोलता है कि सारे लोग अच्छे हैं, और बच्चा सबको देख के हंस देता है। एक छोटा सा बच्चा देखिएगा 5-6 महीने का, और आप उसको ऐसे यूं लेके जाइएगा बाहर, तो यूं बाहर लेके जाएगा तो वो किसी को भी देखेगा ना तो क्या कर देगा, हंस देगा।
क्योंकि उसको नहीं पता है कि वो कौन है वो बच्चा। तो ये दो चीज के बारे में लेखक ने इसमें बात किया है, इंस्टिंक्ट के बारे में और एजुकेशन के बारे में। तो ऐसे सारे हमारे बच्चों को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये कविता आखिर लेखक ने किस बारे में लिखी है। उसने एक स्नैक को माध्यम बना के ये बताने का प्रयास किया है कि जब कोई इंसान एजुकेशन और इंस्टिंक्ट में से चुनता है तो भले लोगों की दबाव में वो एजुकेशन को चुन ले, लेकिन एजुकेशन को चुनने की वजह से उसे पछतावा होता है। उसे अंततः अपने इंस्टिंक्ट अंतः प्रेरणा को ही मानना पड़ेगा, तभी वो इंसान खुश रह सकता है। बाकी आइए कविता को लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं। कह रहा है कि ये स्नेक, एक सांप, केम आया टू माई वाटर ट्रॉफ, मेरी पानी की नाद पर, है ना। ट्रॉफ का मतलब होता है नाद और वाटर मतलब पानी, मतलब पानी की नाद पर एक सांप आया पानी पीने के लिए। ऑन अ हॉट डे, क्या कह रहे हैं बेटा, ऑन अ हॉट डे, दिन काफी गर्म था, एंड और आई, मैं, इन पजामाज, अपना पजामा पहने था, फॉर, क्योंकि द हीट, गर्मी बहुत ज्यादा थी। ऑन अ हॉट डे, दिन काफी गर्म था, एंड आई इन पजामाज, और मैं अपना पजामा पहने हुए था, फॉर द हीट, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। टू ड्रिंक देयर, वहां पानी पीने पहुंचा, वहां पानी पीने पहुंचा। पानी पीने बेटा कहां पे पहुंचा, पानी पीने कहां पे पहुंचा, तो अपनी पानी की नाद पर। बोला क्या कि जब मैं, गर्मी का दिन था और गर्मी इतनी थी कि मैं पैजामा पहने हुए था, और उस पैजामा में ही जब हम लोग ने पानी पीने पहुंचा, कहां पे पानी पीने पहुंचा बेटा, तो उस पानी के नाद पर पानी पहुंचा, तो मैंने देखा कि वहां पर एक सांप आया है, एक स्नेक आया है। कह रहा है कि इन द डीप, है ना, इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरब ट्री। कह रहा है कि इन द डीप, डीप का मतलब गहरा, स्ट्रेंज मतलब विचित्र, सेंटेड मतलब सुगंधित, शेड मतलब छांव, ऑफ द ग्रेट डार्क कैरब ट्री, विशाल काले कैरब ट्री के, मतलब जहां पर इसका पानी का नाद था, उस पानी के नाद के आसपास एक बहुत ही बड़ा विशाल कैरब ट्री था, और उस कैरब ट्री का वहां पे बड़ा ही गहरा, विचित्र और सुगंधित छाया चारों ओर फैल रही थी, जिससे वहां बड़ा ही गर्मी के बावजूद भी क्या था, सुकून था, है ना। लेखक कह रहा है कि आई केम डाउन द स्टेप्स विथ माई पिचर, आई केम डाउन द स्टेप्स, मैं सीढ़ियों से, आई केम डाउन, मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा, विथ माई पिचर्स, हाथ में अपना क्या लिए हुए, पिचर मतलब घड़ा लिए हुए, एंड मस्ट वेट, और क्या कर रहा है, एंड मस्ट वेट, और मुझे इंतजार करना होगा, मस्ट स्टैंड एंड वेट, मुझे यहां पर रुकना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा, फॉर, क्योंकि, देयर, वहां, ही वॉज एट द ट्रॉफ बिफोर मी, क्योंकि वहां वह था, बिफोर मी मुझसे पहले, ट्रॉफ मतलब पानी के नाद पर, और वह मतलब कौन था बेटा, वह मतलब वही जो वहां पर पानी पीने के लिए आया था, कौन, ए स्नेक, एक सांप। और एक बड़ी ही जोर देकर समझने वाली बात क्या है कि लेखक ने यहां पर क्या यूज किया है, सांप के लिए ही, जबकि अकॉर्डिंग टू ग्रामर सांप एक जीव है, हमें इट यूज करना चाहिए, लेकिन लेखक ने इस सांप का, स्नेक का पर्सोनिफिकेशन कर दिया है, और इसीलिए उसके लिए उसने ही माना, मतलब सांप को वह एक व्यक्ति की तरह देख रहा है, कि जिस तरह हम लोग पानी पीने जाते हैं और कोई एक व्यक्ति पानी पी रहा होता है तो हम लोग खड़ा होकर इंतजार करते हैं। लेखक ने कहा कि इसी तरह मुझे क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे से पहले वो वहां पर आया है पानी पीने के लिए, पानी के नाद पर। क्लियर हो गया फर्स्ट स्टेंजा। आगे बढ़ते हैं सेकेंड स्टेंजा में और देखते हैं कि लेखक ने क्या कहा। कह रहा है कि ही रीच्ड डाउन फ्रॉम अ फीजर इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम। करे कि ही रीच डाउन, वह नीचे पहुंच गया, मतलब जहां पानी का नाद है, ही रीच्ड डाउन, वह नीचे पहुंच गया, फ्रॉम अ फीजर,
एक फांक से, एक बिल से इन द अर्थ वॉल, जो बनी थी मिट्टी की दीवार में, इन द ग्लूम, गर्मी की निराशा से। मतलब कि गर्मी काफी ज्यादा थी, उसी गर्मी की निराशा से वह वहां पानी के नाद पे पहुंच गया। और वहां पे वो कैसे आया है, तो धरती के अंदर एक फीजर, एक बिल बना हुआ है, उस बिल से, उस फांक से निकलकर वह वहां पे आया। और क्या कह रहा है कि एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट बेलीड डाउन ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रॉफ। लाइन को देखिएगा, कह रहा है कि एंड और ट्रेल्ड मतलब उसने खींचा, सांप ने खींचा, हिज येलो अपनी पीली, ब्राउन मतलब भूरी, स्लैकनेस लचीले, सॉफ्ट बेलीड पेट को, डाउन कहां खींचा, नीचे की तरफ। कहां से खींचा, ओवर द एज ऊपर से, ऑफ द स्टोन ट्रॉफ पत्थर की नाद पर, है ना। मतलब जैसे कि ये गोल सा नाद बना हुआ है और सांप जाके यहां पर ऐसे चढ़ रहा था, तो ये नीचे से उसने अपनी शरीर को खींचा इस कोर पे, और धीरे धीरे सांप वहां पे जाने लगा जहां से पानी क्या हो रहा था, टपक रहा था। और कह रहा है कि एंड और रेस्टेड हिज थ्रॉट, और उसने टिका रखा था अपॉन द स्टोन बॉटम, अपने गले को पत्थर के किस चीज पे, तल पर। जैसे कि ये नाद होता है ना, नाद, उस नाद पे वो क्या किया था कि अपने गले को क्या कर दिया था, टिका दिया था, है ना। एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप इन अ स्मॉल क्लियरेंस, और जहां पानी टपक रहा था नल से पतली धार के रूप में, वहां पर गया और अपना उसने मुंह क्या कर दिया, लगा दिया। जैसे कि आप जरा इस चीज को देख के और थोड़ा सा अनुमान लगाइएगा। समझिए कि ये ढक्कन जो है एक नल, एक नाद की तरह है, और सांप इधर से ऐसे समझिए कि घुसा, है ना, और ऐसे घुस के, और यहाँ पे उसने अपने मुंह को खड़ा कर दिया यहाँ पे, और इससे पानी जो था वो टप टप करके चू रहा था। और ऐसे समझ लीजिए कि ये कोर है, तो इधर से सांप चढ़ा, उसने अपने शरीर को खींचा, नीचे गया इसमें, और वहाँ पे चला गया अपने गले को लेकर, जहाँ से पानी जो था वो पतली धार में टैप से होके चू रहा था। कह रहा है कि ही सिप्ड मतलब वह चुस्की ले रहा था, विथ हिज स्ट्रेट माउथ, सीधा अपना मुंह खोलकर, वह अपना सीधा मुंह खोलकर चुस्की लेकर पी रहा था। सॉफ्टली, विनम्रता से, ड्रैंक वह पिए जा रहा था। दो यद्यपि हिज स्ट्रेट गम्स, उसके जो 20 वाले स्ट्रेट गम्स, जो उसके 20 वाले मसूड़े थे, इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी, उसके लंबे और लचीले शरीर में, साइलेंटली वह क्या थे, शांत थे। सांप चुपचाप क्या किए जा रहा था बेटा, पानी पिए जा रहा था, चुपचाप सांप पानी पिए जा रहा था। और कह रहा है कि चूंकि वह बस पानी ही पी रहा था, लेकिन उस सांप के शरीर में जो 20 वाले मसूड़े थे वो शांत थे। जैसे कि जो सांप का गम्स होता है ना, वहां पे ही उसके विष होते हैं। जैसे सांप जनरली बहुत कम किसी को काटता है, लेकिन सांप एक रेप्टिल से, तो जब वो चलता है तो उसकी जो टोंग है, जीभ है, वो बाहर बार बार निकलते रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यदि उस जीभ के सामने किसी का हाथ पड़ गया तो उसमें उसकी जीभ टकरा जाती है और उसे बुखार आने लगता है ना। सांप यदि दांत से काट देगा तो किसी को मरने में कुछ घंटे ही लगेंगे, जल्दी ही मर जाइएगा। लेकिन वह जब सांप विष निकालता है तो उसके गम्स में एकदम हलचल होती है, लेकिन वो गम्स शांत थे। मतलब लेखक ये अनुमान लगा रहा है कि जो सांप यहाँ पर आया है वो किसी को काटने नहीं आया है। ठीक है, कह रहा है अगले लाइन में कि someone was before me at my water trough, कोई मेरे पहले था मेरी पानी की नाद पर, एंड आई लाइक सेकंड कॉमर, और मैं एक दूसरे रूप में आया हुआ आगंतुक की तरह वेटिंग क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था। मतलब मेरे से पहले मेरे पानी के नाद पर कोई पानी पीने आया था, और जैसे कि मैं दूसरे नंबर पे आया हूं, वैसे ही मैं क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, अगले स्टेंजा को पढ़ते हैं।
अगले स्टेंजा पे पहुंचे उससे पहले यहाँ पर बीच में कुछ ट्रू फॉल्स दिए हैं, इसको भी कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि इट वॉज अ हॉट डे व्हेन द थर्स्टी स्नेक केम टू ड्रिंक वाटर। कह रहा है कि जब प्यासा सांप पानी पीने के लिए आया था तो क्या वो दिन गर्मी का था? हाँ, बिल्कुल गर्मी का था, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। द स्पीकर वॉज इन अ हेस्ट टू ड्रिंक वाटर। हेस्ट का मतलब हिचकिचाना। क्या जो स्पीकर था, जो हमारा पोएट था, जब वो पानी के नाद पर पानी पहुंचा तो क्या वो हेस्ट में था? क्या वो घबरा रहा था पानी पीने से? बिल्कुल घबरा रहा था, ट्रू है। द कलर ऑफ द स्नेक वॉज येलो ब्लैक। कह रहा है कि जो सांप का कलर है क्या वो येलो ब्लैक है? नहीं, कह रहा था कि सांप का जो कलर है वो येलो ब्राउन है, तो ये आपका फॉल्स हो गया। द स्पीकर कंसिडर्ड हिमसेल्फ अ सेकेंड कॉमर टू द ट्रॉफ। जो हमारा पोएट है वह अपने आप को दूसरे नंबर पे आया हुआ आगंतुक मान रहा है पानी की नाद पे। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो वो इंतजार कर रहा है कि पहले ये सांप आया है, ये पानी पी के चला जाए, फिर मैं पानी पीऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्टेंजा में। क्या कह रहा है कि he lifted his head from his drinking as cattle do। वह अपना सिर अपने पीने से उठाया जैसा कि मवेशी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गाय वाय पानी पीती है ना, और अचानक से सिर उठाई और इधर चारों ओर देखने लगी, है ना। बिल्कुल उसी तरह से सांप जो है वो पानी पी रहा था और पानी पीते पीते उसने अपने सिर को उठाया जैसा कि कोई मवेशी करता है। और कह रहा है कि एंड लुक्ड एट मी वैग्यूली। और वो मुझे कैसे दिख रहा था? तो सांप जो था वो मुझे कैसे देख रहा था? तो वैग्यूली, अनजाने में। वैग्यूली जैसे कि मुझे देखा और अनजाने में देखा, जैसे कि देख के इग्नोर कर रहा हो। और एज ड्रिंकिंग कैटल डू, और फिर पानी पीने लगा जैसे कि मवेशी पानी पीते हैं। और बीच में ही क्या कह रहा है कि एंड फ्लिकर्ड, उसने लपलपाया, हिज टू फ्रॉक्ड टोंग, अपने कांटे नुमा, दो कांटे नुमा जो उसकी जीभ होती है उसको उसने लपलपाया, फ्रॉम हिज लिप्स, अपने होठों से, एंड म्यूज्ड अ मूवमेंट, और 1 मिनट ऐसे रख के सोच रहा हो जैसे कि कोई वो विचार कर रहा हो। और कह रहा है एंड स्टॉप्ड, फिर थोड़ी देर के लिए वो रुक गया, एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, और फिर वो थोड़ा सा पानी पीने लगा। कह रहा कि बीइंग अर्थ ब्राउन, अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बाउल्स ऑफ द अर्थ। क्या कह रहा है जरा देखिए, बीइंग अर्थ ब्राउन, होने की वजह से, अर्थ गोल्डन, मिट्टी नुमा भूरा, है ना, जैसा कि जमीन भूरा रहता है उसी की तरह था अर्थ गोल्डन, मिट्टी नुमा पीला। जैसा कि पीला मिट्टी होता है या पीली या भूरी मिट्टी होती है, उसी की तरह का सांप था। द बर्निंग बॉल, तप्त धरती के, बाउल्स मतलब कटोरे से, ऑफ द अर्थ, निकल कर वह यहाँ पानी पीने के लिए आया था। वह कैसा था? तो भूरा, जैसा कि मिट्टी भूरा होता है या पीली मिट्टी जैसी होती है, और जमीन जो था वो नीचे बहुत गर्म थी जिसकी वजह से वो जमीन के अंदर से निकल कर आया था। क्यों जमीन उस दिन गर्म थी? तो ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई, यह घटना कहाँ की है? तो सिसिली की घटना है। और कब की घटना है? तो जुलाई की घटना है। कह रहे कि जुलाई के महीने में सिसिली में एटना नाम की जो एक ज्वालामुखी होती है, स्मोकिंग, उससे धुआं निकलने लगता है। और एटना ज्वालामुखी के धुआं निकलने से, लावा निकलने से आसपास का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से धरती बहुत गर्म होती है। और इसीलिए वो धरती के जलते हुए कटोरे से निकल कर आया था यहाँ पर अपनी प्यास बुझाने के लिए। आइए आगे पढ़ते हैं और अगले स्टेंजा में देखते हैं कि लेखक अगले स्टेंजा में क्या कह रहा है। स्टेंजा पे बात करें उससे पहले थोड़ा सा एक कंक्लूजन निकालते हैं कि अभी तक जो हमारा पोएट है वो सांप को देख के थोड़ा सा हिचकिचाया जरूर था, इंतजार कर रहा था,
लेकिन उसको देख के वो भयभीत नहीं हुआ था, उसके अंदर ऐसी कोई भावना नहीं आई थी कि चलो मैं इस सांप को क्या कर देता हूँ, मार देता हूँ। वो उसकी हर एक छोटी छोटी बातों की आप देख रहे हैं कि प्रशंसा कर रहा था। वो कह रहा था कि देखो कैसे मवेशी की तरह अपने सिर को उठाता है, अरे इसने मुझको देखा लेकिन अनजाने में देखा, देख के इग्नोर कर दिया। ऐसी खूबसूरत छोटी छोटी बातों का वो वर्णन कर रहा है। फिर उसे दया भी आती है कि यार इतनी गर्मी का मौसम है, जब धरती गर्म हो जाती है तो कैसे उससे निकलकर हमारे यहाँ पानी पीने के लिए आया है। ये सारी छोटी छोटी बातें देखकर वो बड़ा खुश होता है। लेकिन कविता में, पोयम में टर्निंग पॉइंट अब आने वाला है, जब लेखक ने कहा कि द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी। अभी तक जो इसके अंदर चल रहा था बेटा, वो इसकी इंस्टिंक्ट थी जिसकी मैंने चर्चा कविता के पहले की थी। मतलब इसकी आत्मा कह रही थी, इसकी अंतः प्रेरणा कह रही थी कि नहीं ठीक है, ये एक गेस्ट की तरह आया है, ये पानी पी के चला जाएगा। और देखो इसके 20 वाले मसूड़े भी शांत है, मतलब ये किसी को काटने भी नहीं आ रहा है। लेकिन अब अचानक से कह रहा है कि द वॉइस ऑफ एजुकेशन सेड टू मी, जो इसके ज्ञान की आवाज है उसने मुझसे कहा, है ना। ज्ञान की आवाज, एजुकेशन की आवाज, और एजुकेशन की आवाज हम लोगों को बाहर से अंदर आती है। तो एजुकेशन की आवाज ने क्या कहा, ही मस्ट बी किल्ड, मार दो इसको, है ना, उसकी जान मारो, उसको खत्म कर दो। और क्यों मार दो, क्योंकि फॉर इन सिसिली, क्योंकि सिसिली में ब्लैक स्नेक, काले लोग और काले सांप इनोसेंट, मासूम माने जाते हैं। जहां की ये घटना है उस सिसिली में काले लोग और काले सांप को मासूम माना जाता है। द गोल्ड आर वेनमस, लेकिन जो गोल्ड सांप होते हैं, मतलब जो गोल्डन कलर के गेहुवन सांप हम लोग अपने भाषा में कहते हैं, उनको क्या माना जाता है, जहरीला माना जाता है। अब ये चीज जो है वो सिसिली की क्या है, मान्यता है ना। ये चीज सिसिली की मान्यता है, ये वहां की परंपरा है कि काले सांप और काले लोगों को बड़ा ही मासूम माना जाता है और गोरे सांप को बड़ा ही क्या माना जाता है, जहरीला माना जाता है। ये बात लेखक को किसने सिखाई, उसकी एजुकेशन ने सिखाई, उसकी परंपराओं ने सिखाई। और वो परंपरा और एजुकेशन की आवाज इसको कह रही है कि मारो इसको, क्योंकि यह हमारा दुश्मन है, यह जहरीला है। एंड वॉइसेस इन मी सेड, और जो इसके अंदर से ज्ञान की आवाजें निकल रही थी, कह रही कि इफ यू आर अ मैन, यदि तुम सच में एक मर्द हो, यू वुड टेक अ स्टिक, तुम एक छड़ी ले लो, एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ, तोड़ डालो और अब उसे समाप्त कर डालो, मार दो, खत्म कर दो। ऐसे इसकी ज्ञान की आवाज ने इसको अंदर से हिला दिया पूरा। अब इसकी ज्ञान की आवाज ने इसे हिलाया तो भी ये बेचारा थोड़ा सा और डर गया कि अब करे तो क्या करे, आखिर इस सांप को मारे या न मारे। एक ट्रू फॉल्स है, उसको भी कर लेते हैं। करे कि द स्नेक लुक्ड एट द स्पीकर वैग्यूली, है ना, ट्रू है। स्नेक जो था वो स्पीकर को ऐसे वैग्यूली देख रहा था, अनजाने में देख रहा था। द डे मेंशन्ड इन द पोयम इज द ऑफ जून, क्या कविता में जिस दिन की बात की गई है वो जून का महीना है, नहीं, फॉल्स है, जुलाई का महीना है। देयर वॉज अ सुपरस्टिशियस बिलीफ, सुपरस्टिशियस मतलब अंधविश्वास टाइप की कोई मान्यता थी सिसिली में, किल ब्लैक स्नेक, कि वहां पे काले सांपों को मार दिया जाता है। अंधविश्वास तो था, लेकिन काले सांपों को मारने के लिए नहीं, गोल्डन और येलो सांप को मारने के लिए। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्टेंजा पे। लेखक कह रहा है, अब जब इसके अंदर की एजुकेशन की आवाज ने इससे कहा तो लेखक अपने मन में सोच रहा है, हाउ ग्लैड, कितना खुश था मैं, आई वॉज, है ना, ही हैड कम लाइक अ गेस्ट, है ना, कि वह एक अतिथि की तरह आया था, ये सांप एक अतिथि की तरह आया था। इन क्वाइट टू ड्रिंक एट माई वाटर ट्रफ, पानी पीने के लिए मेरी नाद से, शांति से, शांतिपूर्वक मेरी पानी के नाद पर क्या पीने आया था, पानी पीने आया था, एक गेस्ट की तरह आया था। एंड डिपार्ट, और ये प्रस्थान कर जाएगा, कैसे, पीसफुली, शांति से, पेसिफाइड, संतुष्ट होकर, एंड थैंकलेस, अधन्य होकर, मतलब धन्यवाद भी नहीं देगा, एहसानमंद भी नहीं होगा, और शांति से चला जाएगा। कहां चला जाएगा, इनटू द बर्निंग बॉल्स ऑफ दिस अर्थ, जलते कटोरे में इस धरती के, मतलब जो उस जलती हुई फांक से, बिल से बाहर निकल के आया था, वहीं पर ये चला जाएगा। ये फिर इसके अंदर की अभी इंस्टिंक्ट ने इसको कहा गया, यार कितना अच्छा है सांप, मेहमान की तरह आया है, क्या बिगाड़ रहा है मेरा। लेकिन फिर जो इसकी एजुकेशन की आवाज है, उसने बोला, वॉज इट क्वार्डाइस, क्या तुम्हारी कायरता है,
क्या तुम्हारी कायरता है दैट आई डेयर नॉट किल हिम, कि तुम उसको मारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो? वॉज इट परवर्सिटी, या तुम्हारी ये अनैतिकता है दैट आई लॉन्ज टू टॉक टू हिम, कि तुम एक सांप से बात करने की इच्छा रखते हो? कह रहा है कि वॉज इट ह्यूमिलिटी, कि क्या ये मेरी मानवता थी टू फील सो ऑनर्ड, कि मैं इतना ज़्यादा सम्मानित महसूस कर रहा था, मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ। आई फेल्ट सो ऑनर्ड, कह रहा था कि सच में मैं बड़ा ही ज़्यादा सम्मानित महसूस कर रहा था उस सांप को यहाँ पानी पीने का आने के लिए। ये मेरी अंतर की अंतः प्रेरणा, इंस्टिंक्ट कह रही थी। लेकिन कह रहा है एंड येट दोज वॉइसेस, लेकिन फिर से वो एजुकेशन की आवाज़ है वो उठी और उसने कहा अरे यार ये देखो जहरीला वाला है, गोल्ड वाला है, मारो, ये तुम्हारा दुश्मन है ना, सांप है, इसको मार के खत्म करो। फिर से इसके अंदर की आवाज़ जो है वो उठी और अंदर की जो एजुकेशन की आवाज़ है उठी कर कि इफ यू आर नॉट अफ्रेड, इस बार तो बोल दिया कि देखो यदि तुम डरते नहीं हो यू वुड किल हिम, तुम मार दोगे। और ये एक ऐसी लाइन है जो किसी से भी कुछ काम करवा देता है। ये जैसे कि बचपन में हम लोग क्या करते थे गांव में, इस चीज़ का हम लोग भी खूब शिकार हुए हैं और हम लोगों ने भी बहुत बच्चों को शिकार बनाया। क्या कि दो बच्चा रहता था, मान लो कि एक का नाम है चिंटू, एक का नाम है मिंटू। हम लोग अब उसको कैसे करते हैं, चिंटू यदि तुमको बड़ा एकदम तुम बहुत बड़े दिल के हो ना या मजबूत दिल के हो ना, तो तनी मिंटुआ के छू के दिखा दो तो तब चिंटुआ बेचारा अपने आप पे ले लेगा और वो बोलेगा देखो छू दिए। तो हम बोलते थे आह मिंटू, चिंटुआ तरह के छू देलस, अब हमारा के छू ले रही तो हम तो धकेल देती, अब मिंटू भी जाकर उसको धक्का दे दिया, अब गिर गया चिंटू, अब दोनों के बीच में झगड़ा करवा दिया हम लोग। ये एक ऐसी लाइन है, किसी को यदि कुछ कहना है तो उसकी औकात पे लेके चले आओ कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम ये काम कर सकते हो। अब वो इस काम को करने के लिए अपने जी जान लगा देगा। तो बोला कि यदि तुम नहीं डरते हो तो मार दो इस सांप को। और कह रहा है कि भाई एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, अब मैं इतना भयभीत हो गया था, आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ। लेकिन कर बट इवन सो, लेकिन अभी भी ऑनर्ड स्टिल मोर, मेरी जो इंस्टिंक्ट थी वो बड़ा ही सम्मानित महसूस कर रही थी कि बेचारा पानी पीने आया है। और कह रहा है दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटलिटी, और वो मेरे यहाँ आया है, वो मेरी मेहमान नवाजी चाहता है। फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, यह आया है उस गुप्त मिट्टी के अंधेर दरवाजे से बाहर और इसे मेरी मेहमान नवाजी चाहिए। आखिर मैं इसको कैसे मार दूं? लेकिन इसकी एजुकेशन की आवाज़ जो थी वो धीरे धीरे इसको क्या कर रही थी, और भयभीत कर रही थी। इतने में कह रहे कि ही ड्रैंक एनफ, सांप ने पर्याप्त पानी पी लिया। एंड लिफ्टेड हिज हेड, और उठाया अपने सिर को। ड्रीमली, सपने में हो जैसे, एज वन हु हैज ड्रंकन, जैसे कि किसी ने मदिरा पान कर लिया है, जैसे ने किसी ने शराब पी लिया है, और शराब पी के जैसे कोई सपने में अपने सिर को उठाता है वैसे उसने अपने सिर को उठाया। एंड फ्लिकर्ड हिज टोंग, और अपनी जुबान को लपलपाया। लाइक अ फ्रॉग्ड नाइट ऑन द एयर, जुबान अंधेरी रात की तरह काली हवा में, मतलब अपने कांटों की तरह जीभ को उसने काली हवा में लपलपाया। सो ब्लैक, कितनी काली उसकी जीभ थी। सीमिंग टू लिक हिज लिप्स, ऐसे लग रहा था जैसे कि वो अपने जीभ को क्या कर रहा हो, चाट रहा हो। जैसे हम लोग खाते पीते हैं, कुछ बच जाता है तो ऐसे जीभ लगा के नहीं कर लेते हैं, उसी तरह से सांप जो है अपनी जीभ को चाट रहा था। एंड लुक्ड अराउंड लाइक अ गॉड, चारों ओर इर्द गिर्द देख रहा था जैसे कि वो भगवान हो। अनसीइंग इनटू द एयर, अदृश्य होकर हवा में देखता हो, इस तरह से। और कह रहा है कि एंड स्लोली टर्न हिज हेड, और धीरे से उसने अपने सिर को घुमाया। एंड स्लोली, वेरी स्लोली, धीरे से, बहुत धीरे से, एज इफ थ्राइस अ ड्रीम, जैसे कि वह तेहरा सपना देख रहा हो। प्रोसीडेड टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ कार्विंग राउंड, और आगे बढ़ा खींचते हुए अपने धीरे से लंबाई को गोल घुमाते हुए, है ना। प्रोसीडेड टू ड्रॉ, खींचा, हिज स्लो, धीरे से, लेंथ, अपनी लंबाई को गोल घुमाते हुए। मतलब सांप कैसे आगे बढ़ता है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है ना, तो ऐसे सांप आगे बढ़ा, है ना।
एंड क्लाइम अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस। और कह रहा है कि सांप धीरे धीरे अपने शरीर को गोलाई में घुमाते हुए खींचते गया और चढ़ गया फिर से, अगेन मतलब फिर से, द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, टूटे हुए कोर पर मेरे दीवार के, जो मतलब उसके दीवार पे फीजर बना हुआ था, बिल बना हुआ था, फांक बना हुआ था, उस पे सांप फिर से क्या हो गया, चढ़ गया। और कह रहा है बेटा कि एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू दैट ड्रीडफुल होल, और जैसे ही उसने अपना सिर उस खतरनाक बिल के अंदर रखा, सांप ने अपने सिर को उस बिल के अंदर रख दिया, एंड एज ही स्लोली ड्रीव अप, और जैसे ही उसने स्लोली धीरे से अपने आप को अंदर की तरफ खींचा, एंड एज ही स्लोली ड्रीव अप स्नेक ईजिंग हिज शोल्डर्स एंड इंटर फार्दर, अपने कंधे को, अपने शोल्डर्स को उसने अंदर खींचा और अंदर खींच के वह आगे की ओर बढ़ा। तो कह रहा है कि जैसे ही ये काम हुआ कि सांप अपने आप को खींचते हुए आगे उस फांक की ओर गया, बिल की ओर गया, तो लेखक कह रहा है बेटा, लेखक कह रहा है क्या कि ए सॉर्ट ऑफ हॉरर, इस चीज को देखते ही मेरे पर एक प्रकार का आतंक, ए सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट, मेरे पर एक प्रकार का विरोध अगेंस्ट हिज विथड्रॉइंग, कि आखिर वो क्यों जा रहा है ना, इनटू दैट हॉरिड ब्लैक होल, उस काले खोह में आखिर वो सांप क्यों जा रहा है। मेरे ऊपर एक आतंक, मेरे ऊपर एक विरोध सा छा गया। और कह रहा है कि डेलिबरेटली, स्वेच्छा से, विचारपूर्वक, गोइंग इनटू द ब्लैकनेस, वह अपने मन से उस खोह में, उस फांक में जा रहा था, एंड स्लोली ड्रॉइंग हिमसेल्फ आफ्टर, और धीरे धीरे खुद को क्या करते जा रहा था, खींचता जा रहा था। और इसको देखकर मेरे पर एक प्रकार का आतंक, एक प्रकार का विरोध छा गया, और कहा कि ओवर केम मी नाउ, और यह आतंक और विरोध जो है मेरे ऊपर पूरी तरह से छा गया कि नहीं, आखिर वो क्यों जा रहा है। और हिज बैक वाज टर्न्ड, तब तक जो था उसकी पीठ जो है मेरी ओर घूम चुकी थी, मतलब सांप का आधा हिस्सा जो है वो जा चुका था उस फांक में, उस खोह में। कह रहा है कि आई लुक्ड राउंड, मैंने अपने इर्द गिर्द, मैंने अपने आसपास देखा, आई पुट डाउन माई पीचर, और मैंने अपने घड़े को वहीं पे रख दिया, जिस घड़ा को लेकर पानी आया था मैं पीने। आई पिक्ड अप अ क्लम्सी लॉग, और मैंने एक बड़ा सा बेडॉल, लठ उठाया, डंडा उठाया, एंड थ्रू इट एट द वाटर ट्रॉप विथ अ क्लैटर, और मैंने उसको जोर से दे मारा पानी की उस नाद पर अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी खड़खड़ाहट के साथ। सांप को इसने जोर से मारा, उसका वो पीछे वाला हिस्सा जो बाहर बचा हुआ था, और सांप पे इसने जोर से प्रहार कर दिया। और प्रहार करके, और प्रहार जब इसने किया तो इसने क्या सोचा कि आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, मतलब इसको ये लगा कि मैंने जो मारा है उसको चोट नहीं लगी है, लेकिन कह रहे कि बट सडनली, अचानक जब इसने वार किया तो अचानक, दैट पार्ट ऑफ हिम, उसका वह हिस्सा, दैट वॉज लेफ्ट बिहाइंड, जो पीछे छूट गया था, कन्वल्स्ड, कन्वल्स्ड मतलब एकदम कौध उठा, अचानक से हिल उठा, छटपटा उठा, इन अनडिग्निफाइड हेस्ट, एकदम तेज रफ्तार में, असभ्य तरीके से उसका जो पीछे वाला हिस्सा था वो एकदम जोर से छटपटा उठा, व्रिथड लाइक लाइटनिंग, और जैसे कि बिजली छटपटाती है, बिजली की तरह उसका वो हिस्सा ऐंठ गया, एंड वॉज गॉन, और बचा हुआ वो हिस्सा था उसने जल्दी से अंदर समेट लिया, खींच लिया। तब जाके लेखक को एहसास हुआ कि नहीं, जो मैंने डंडा मारा है उससे उसको काफ़ी जोर से चोट आई है। और कह रहा है कि इनटू द ब्लैक होल, और वो अपने आप को खींच लिया उस काली खोह में, काली बिल में। द अर्थ लीप्ड फीजर इन द वॉल फ्रंट, और तभी मिट्टी ऊपर से गिरी, और जो दीवार के अंदर छिद्र बना हुआ था वो पूरी तरह से ढंक गया, मतलब एक तरह से वो सांप था वो उसी बिल के अंदर, उसी खोह के अंदर उसका कब्र बन गया, और वो मान लीजिए कि मर गया। कह रहा एट विच, इस घटना पर, इन द इंटेंस स्टिल नून, इस तप्त भरी दोपहरी में, आई स्टार्टेड विथ फैसिनेशन, लेखक जो था वो कुछ देर बड़े ही आकर्षण के साथ, कुछ देर बड़े ही गर्व के साथ देख रहा था। मार दिए है, एकदम दुश्मन वाला सांप था, है ना, काला रहता तो छोड़ियो देते, तो एकदम जहरीला सांप था, मार दिए, इसको खत्म कर दिया। कुछ देर लेखक जो था वो
बहुत ही गर्व के साथ देख रहा था। लेकिन यदि लेखक जो है वो उसको वास्तव में इस काम पे गर्व होता तो लेखक जो है वो कभी पश्चाताप नहीं करता, क्योंकि आप ऊपर के स्ट्रेंजा में पढ़ रहे थे कि कुछ स्ट्रेंजा वो कितनी उस सांप की तारीफ कर रहा था, लेकिन फिर जब इसको मतलब ह्यूमन एजुकेशन ने प्रेरित किया कि नहीं इसको मारो, यह दुश्मन है, यदि तुम मर्द है तो इसको मार दो, तो फिर उसके अंदर एक अजीब सी डर छा गया और जब सांप जाने लगा तो वो डर उस पर हावी हो गया, जिसके कारण उसने डंडा उठाया और सांप के ऊपर प्रहार कर दिया। और इसको मार के वो कुछ देर के लिए क्या है बड़ा गर्व महसूस कर रहा है, फैसिनेशन महसूस कर रहा है। और लेकिन ये फैसिनेशन, ये गर्व जो है वो काफी देर तक नहीं टिकता है। और क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि एंड इमीडिएटली, और शीघ्र ही आई रिग्रेटेड इट, इस घटना पर मैं अफसोस जताने लगा, अफसोस करने लगा। कह रहा है कि आई थॉट, मैंने सोचा, हाउ पैल्टरी, हाउ वल्गर, व्हाट अ मीन एक्ट। मैंने सोचा कि मैं कितना घटिया, कितना नीच और कितना तुच्छ काम मैंने कर दिया है। हाउ आई थॉट, हाउ पैल्ट्री, हाउ वल्गर एंड व्हाट अ मीन एक्ट, कितना घटिया और कितना तुच्छ काम मैंने कर दिया है। आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ, और मैंने खुद को कोसना शुरू कर दिया, मैंने खुद से घृणा करना शुरू कर दिया। एंड द वॉइसेस ऑफ माई अकर्स्ड ह्यूमन एजुकेशन, और मैं कह रहा है कि एंड द वॉइसेस ऑफ माई अकर्स्ड ह्यूमन एजुकेशन, मैं खुद को कोस रहा था और मेरे ज्ञान की आवाज, जो मेरी इंस्टिंक्ट थी, जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी, जो इसकी इंस्टिंक्ट थी वो कोस रही थी उस मानवीय ज्ञान को, उस ह्यूमन एजुकेशन को, जिस ह्यूमन एजुकेशन ने इसको प्रेरित किया कि तुम उस सांप को क्या कर दो, मार दो। इसकी आवाज कोस रही थी और कह रहा है कि एंड आई थॉट ऑफ द एल्बेट्रोस, और तब मैंने कामना की उस एल्बेट्रोस की, उस एल्बेट्रोस पक्षी की तरह जो पक्षी चला जाता है और फिर एक बार वापस आ जाता है। कह रहा कि मैंने कामना की कि काश वो मेरा सांप एक बार फिर वापस आ जाए। एंड आई विश्ड, मैंने ऐसा कामना किया कि ही वुड कम बैक माई स्नेक, मेरा सांप एक बार वापस आ जाए। फॉर ही सीम्ड टू मी अगेन लाइक अ किंग, क्योंकि वह मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक राजा हो। लाइक अ किंग इन एग्जाइल, और एक ऐसा राजा जिसको एग्जाइल कर दिया गया हो, देश से निकाल दिया गया हो। अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड, और उसके सिर पर ताज तो नहीं है, लेकिन वो इस दुनिया का क्या है, बेताज बादशाह है। और उसकी क्या की जा रही, ऐसा वो उसे एक राजा की तरह देख रहा था। और कह रहा है कि नाउ ड्यू टू क्राउंड अगेन, और लेखक कह रहा है कि मैं उसकी अब क्या करना चाहता हूं, ताजपोशी करना चाहता था। एंड सो आई मिस्ड माई चांस, मैंने अपना इस मौका खो दिया। विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ, जो दाता ने, जो ईश्वर ने मुझे जीवन में एक बार दिया था। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट, और मुझे अब इस बात का पूरी जिंदगी पश्चाताप करना पड़ेगा और इसकी मुझे सजा काटनी पड़ेगी। हमेशा मेरे दिल पे ये बोझ रहेगा कि मैं क्यों उस सांप को क्या कर दिया, मार दिया। एपिटिनेस कह रहा है कि भले ही वह जो अफसोस हो वह छोटा ही हो, लेकिन वो अफसोस मुझे पूरी जिंदगी करना पड़ेगा। और यहाँ पे पोयम समाप्त हो जाती है। अब कुछ लोग कहते हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बना दिए हैं जैसे मन वैसे, इसका हिंदी पढ़ के, कि सर ये कविता जो है वो एनिमल, लेखक जो है वो जानवर का बहुत प्रेमी है इसलिए बनाया गया। अरे कुछ भी मत बोल दो यार, थोड़ा देखो कि बच्चा इसको पढ़ेगा और उसको पढ़ के सीखने वाला है और इसको उसे एग्जाम में लिखना है, तो कुछ भी मत बता दो, थोड़ा सा देखो। इस पोयम में लास्ट में क्या हुआ, हमने दो चीज देखा कि सबसे पहले जो लेखक का जो इंस्टिंक्ट था, उसकी अंतः प्रेरणा थी, वो कह रही थी कि सांप को नहीं मारना है, वो उसे अच्छा लग रहा था, बहुत उस पे उसे प्यार आ रही थी, दया आ रही थी, वो बार बार उसके एक एक गुण का वर्णन कर रहा था। लेकिन जो ह्यूमन एजुकेशन है, जो बाहर की आवाज है, वो बाहर की आवाज उसे बार बार ये सिखा रही थी कि नहीं इस सांप को क्या कर दो, मार दो, खत्म कर दो। और इसमें वो इतना कंफ्यूज हो गया कि वो अंत में आके ह्यूमन एजुकेशन की आवाज़ सुनी और उसने लठ उठाया और सांप को मार दिया, और उसने अपनी इंस्टिंक्ट की आवाज़ नहीं सुनी। और अंत में वो क्या कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, अफसोस कर रहा है कि काश वो सांप एक बार आ जाए। क्या पोयम सिखाती है कि जिंदगी का छोटा से छोटा जो डिसीजन है उसको आप समाज के दबाव में मत लीजिए, उसको आप लोगों के दबाव में मत लीजिए, बाहर से आपने क्या सीखा वो मत लीजिए। आपके अंदर जो है वो एक इंस्टिंक्ट है, आपके अंदर एक अंतः प्रेरणा है, उस प्रेरणा से
से जो आवाज़ मिलती है शायद वह डिसीजन जो है वो सबसे बेहतर होगा। और जैसा कि पोयम के सबसे स्टार्टिंग वाले स्लाइड में ही आपको मैंने समझाया था, जब मैं पढ़ा रहा था किसके बारे में, D.H. लॉरेंस के बारे में, जब पोयम के स्टार्टिंग में ही मैं आपको, एक मिनट में दिखाता हूं जरा, ओ यार, पोयम के स्टार्टिंग में जब आपको मैं D.H. लॉरेंस के बारे में पढ़ा रहा था बेटा, फर्स्ट स्लाइड में, है ना, तो वहीं पे मैंने बताया था कि D.H. लॉरेंस जो है वो अपनी पोयम में, D.H. लॉरेंस जो है वो अपनी पोयम में इंस्टिंक्ट के समर्थक बन के दिखते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा जरा, है ना, यहाँ पे, है ना, क्या कह रहा है कि ही इमर्ज्ड, वह प्रकट हुए, द चैंपियन ऑफ इंस्टिंक्ट, वह अपनी हर लेखनी में अंतः प्रेरणा को सही साबित करना चाहते हैं। और वो इस कविता में भी ये काम किए हैं, और इसमें उन्होंने कहा है कि यदि आप बाहर की ह्यूमन एजुकेशन की आवाज़ सुनेंगे तो आप पश्चाताप की सागर में डूब जाएंगे, अतः आप इंस्टिंक्ट की आवाज़ सुनिए यदि आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं। तो कैसी लगी आपको ये पोयम जरूर बताइएगा, और आप अपना कॉमेंट जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हमारा प्रयास कैसा लगता है जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।